खिलाड़ी एन सियोंग के बीच हो रही है खिताबी भिड़ंत। सिंधु ने सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए जापान की अकाने यामागुची को दी मात। नमस्कार, समाचार विस्तार से। राजस्थान के जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल के 57वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। दिल्ली के बाहर पहली बार जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल के परेड का आयोजन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जैसलमेर में आयोजित सीमा सुरक्षा बल के 57वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। सुरक्षा बलों ने परेड के दौरान अपने कौशल क्षमता का प्रदर्शन किया। गृह मंत्री ने जवानों और उनके परिजनों को संबोधित करते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा बल हमारी रक्षा की पहली पंक्ति है और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि जैसलमेर में बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के पुलिस बल, बीएसएफ और सीएपीएफ के 35,000 से अधिक जवानों ने अलग अलग जगह पर अपना बलिदान दिया। हमें गर्व है कि बीएसएफ इसमें अग्रणी है। और ये है बीएसएफ का ऊंट दस्ता। ये हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लेता है और इसकी वो है सम्राट। And see, well, they're jointly led. ये इस बात का प्रतीक है कि बल में पुरुष और महिला कार्मिक हर दिशा में कदम। कमांडर हैं हेड कांस्टेबल एम राजशेखर और कांस्टेबल समिता। देश के प्रति समर्पण, यही है इनकी पहचान। और इसका विशिष्ट महत्व है। महत्व दो दृष्टि से है। एक तो बल की स्थापना 65 में हुई, इसके बाद पहली बार सीमा के जिले में बल का स्थापना दिन बनाने का नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय किया। और मैं मानता हूं इस परंपरा को हमेशा के लिए जारी रखना चाहिए, क्योंकि स्थापना दिन उसी जगह मनाना चाहिए जहां पर बल के सजग प्रहरी पराक्रम की पराकाष्ठा कर देश की सीमाओं को अक्षुण्ण रखते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं। इसलिए मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आज जैसलमेर की वीर भूमि पर यह स्थापना दिन मनाया जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि आजादी मिले हुए 75 साल हो गए हैं और पीएम मोदी जी ने इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जब आजादी की शताब्दी होगी, यानी आज से 25 साल का ये कालखंड अमृत काल के रूप में मनाया जाएगा। आजादी मिले हुए 75 साल हुए हैं। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया है। और जब आजादी की शताब्दी होगी, मतलब आज से 25 साल तक जब शताब्दी मनेगी, तो 75 से 25 साल का एक कालखंड अमृत काल के रूप में पूरा देश इसको देखेगा भी और इसके लक्ष्य तय कर मनाने का। ये आजादी के अमृत काल में यह तय करना है कि 100 साल के बाद जब देश आजाद होगा तब हम कहां खड़े होंगे। हर दृष्टि से, हर क्षेत्र से और अलग अलग डायमेंशन और परिमाणों से हम कहां खड़े होंगे, उसका लक्ष्य तय करने का ये वर्ष है। अमित शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल का अपना एक विशिष्ट इतिहास रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। सीमा सुरक्षा बल का जो इतिहास है, बहुत गौरवपूर्ण इतिहास। 1965 के युद्ध के बाद इसकी स्थापना का निर्णय किया और उसकी स्थापना के कुछ ही समय के अंदर धीरे धीरे सीमा सुरक्षा बल ने अपने आप को व्यवस्थित करा और आज दुनिया का सबसे बड़ा सीमाओं की रक्षा करने वाला बल हमारा सीमा सुरक्षा बल है। इसको हमें बहुत गर्व है। अमित शाह ने बताया कि उत्तर में हिमालय से लेकर पश्चिम में रेगिस्तान और पूर्व में जलमार्ग, बीएसएफ ने हमेशा हमारी सीमाओं की रक्षा की है। पहाड़ हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे गुजरात और राजस्थान के दलदली रेगिस्तान हो, चाहे नदियों में और जंगलों में उबड़ खाबड़ बॉर्डर हो, पश्चिम बंगाल की बॉर्डर पर, मेघालय की बॉर्डर पर,
चाहे बर्फीले तूफान के बीच में कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल ने ना -43 डिग्री टेम्परेचर की परवाह करी है, ना 50 डिग्री टेम्परेचर की परवाह करी है। हर भौगोलिक परिवेश के अंदर अहर्निश पराक्रम और उत्कृष्ट सेवा का प्रदर्शन करते हुए सीमा सुरक्षा बल ने अपने देश को सुरक्षित रखा है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने यह भी कहा कि बीएसएफ हमारे देश की सबसे अलंकृत सेना है और जवानों को एक महावीर चक्र, 13 वीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र और 13 शौर्य चक्र और कई सेना पदक इस बात का प्रमाण है। आपको मिले एक महावीर चक्र, 13 वीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र और अगिनत पुलिस मेडल आपके सीमा रक्षण में एक अद्वितीय बल होने का सबसे बड़ी साक्षी भरता है कि ये बल को इतने सारे वीरता के चक्र मिले हैं, वो मेरे लिए भी गौरव है। मित्रों, मानव जाति के इतिहास में वीरता को सम्मानित करने के लिए कोई पदक बना ही नहीं है। आपकी वीरता स्वयं में पूरे देश के लिए एक पदक है। इससे ज्यादा परिचय में आपकी वीरता का नहीं दे सकता। इस अवसर पर गृह मंत्री ने बीएसएफ बॉर्डरमैन की वार्षिक पत्रिका का विमोचन किया। मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा लोकार्पण। गृह मंत्री अमित शाह ने जैसलमेर में आयोजित सीमा सुरक्षा बल के 57वें स्थापना दिवस समारोह में सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों को पदक भी प्रदान किए। कुपवाड़ा का नौगांव इलाका, नक्सल प्रभावित इलाका, शांतिलाल देवीदास, रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर को विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर स्थानीय लोग भी खासे उत्साहित हैं और उन्हें उम्मीद है कि पीएम मोदी का गोरखपुर का ये दौरा प्रदेश के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी के इस प्रयास से फर्टिलाइजर कारखाना शिलान्यास होने के बाद अब रिकॉर्ड समय में उत्पादन की ओर आ गया है और उसका लोकार्पण होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जो था अगले 7 तारीख को, 7 दिसंबर को। और एक क्षेत्र के लिए, खेती के लिए तो अपनी बात है, लेकिन रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा साधन इस क्षेत्र में उत्पन्न होगा। यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और गौरव का क्षण है पूर्वांचल के लिए और निश्चित रूप से इसके लिए पूरा पूर्वांचल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय योगी जी के प्रति कृतज्ञ है। यह अपने आप में एक चिकित्सा के बहुत बड़े क्षितिज का उदय होने जैसा है। कभी कोई सोचा नहीं था कि एम्स पूर्वांचल की इस धरती पर होगा जहां तमाम रोगों का व्यवचार है। इससे पूरा बिहार, नेपाल और लगभग आधा उत्तर भारत इससे लाभ प्राप्त करेगा। फर्टिलाइज़र खुल जाने से अब हर किसान को बड़े ही आसानी के तरीके से और ये खाद मिलती रहेगी। अब पूरे देश को यहाँ से भेजा जाएगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी, मोदी जी जो ये काम ये किए हैं, इतना बड़ा काम किए हैं जो कि ये 70 सालों में काम नहीं हुआ था, वो मोदी जी और योगी जी करके दिखाए हैं। ये बहुत ही हम लोग के लिए सौभाग्य का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से गोरखपुर में एम्स का लोकार्पण होने जा रहा है। बहुत दिन से प्रतीक्षित था जब कि यहाँ से लोग भाग के लखनऊ, दिल्ली जाते थे, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है कि अब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कम पैसे में अपना बढ़िया से बढ़िया इलाज करा सकता है। अब उसको दिल्ली और लखनऊ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह हम लोगों के लिए, पूरे पूर्वांचल के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। लगभग जो 27 वर्षों से खाद कारखाना बंद पड़ा था, उसका अब शुभारंभ होने जा रहा है। ये हो पाया है तभी जब उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है।
उसी वजह से ये निश्चित ही एम्स का और फर्टिलाइजर के यहाँ शुभारंभ होने से पूरे पूर्वांचल में एक हर्षोल्लास का माहौल है। यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों को इलाज के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात है। बहुत सालों से बंद कारखाना पुनः चल रहा है, ये प्रधानमंत्री जी को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने इतनी सुधि ली। कितने बेरोजगार थे जिन्हें रोजगार मिलेगा, और एम्स भी उद्घाटन हो रहा है साथ साथ में, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी था। इंसेफ्लाइटिस हुआ हमारे पूर्वांचल में, एक बहुत बड़ा बृहद बीमारी थी और उसमें बहुत नवजात शिशु का देहांत हो जाता था। तो ये फर्टिलाइज़र और एम्स दोनों का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं, और बहुत गर्व और बहुत गौरव का विषय है कि हमारे गोरखपुर में ये सारे संसाधन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा द्वारा शुरू किए गए पहल मीट द चैंपियन की सराहना की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि नीरज चोपड़ा की ये एक बहुत अच्छी पहल है, युवा छात्रों के बीच जाना और उन्हें खेल और फिटनेस के लिए प्रेरित करना। इस तरह के प्रयासों से खेल और व्यायाम के प्रति उत्सुकता बढ़ेगी। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर आयोजित मीट द चैंपियन कार्यक्रम की शनिवार से शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत वे अहमदाबाद के संस्कार धाम स्कूल पहुंचे और वहां बच्चों के साथ अपने अनुभव को उन्होंने साझा किया। दरअसल प्रधानमंत्री ने ओलंपियन और पैरा ओलंपियन से अपील की थी कि वे 75 स्कूलों में जाएं और बच्चों को फिटनेस, खेल और डाइट के प्रति जागरूक करें। इसी से जुड़ा एक खास कार्यक्रम डीडी न्यूज पर आज प्रसारित होगा। नीरज चोपड़ा के साथ खास कार्यक्रम चैंपियन के संग आप देख सकते हैं आज रात 9 बजे डीडी न्यूज पर। हुनर से जीती दुनिया, अब है कुपोषण से लड़ने की तैयारी। फिटनेस के मंत्र को जन जन की रगों में उतारने की बारी। संतुलित आहार से आगे बढ़ेगा इंडिया। एक एथलीट होने के नाते फिट रहो, चाहे आप पढ़ाई भी करते हो पर स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। संतुलित आहार और डाइट की बहुत ज्यादा जरूरत है खिलाड़ी को। खेल के विश्व पटल पर अलग दिखेगा इंडिया। प्रधानमंत्री की अपील पर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की पहल। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। ये बदलाव नरेंद्र मोदी सर ने बोला है, वो जब देश में आएगा सभी फिटनेस का ध्यान रखेंगे, तभी हमारा देश जो है स्पोर्ट्स में और आगे बढ़ेगा। देखिए हमारी खास पेशकश चैंपियन के संग, रविवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज उपराष्ट्रपति निवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट सचिव और झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे प्रभात कुमार द्वारा लिखित किताब पब्लिक सर्विस एथिक्स का विमोचन किया। किताब के विषय में संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इस किताब को पढ़ने से पाठकों को लोक सेवा में कैसे नैतिक मूल्यों को बनाए रखें और भारतीय लोक सेवा में नैतिक मूल्यों का क्या स्थान है, इस विषय में जानकारी मिलती है। The book deals with ethics in governance and in public service and proposes a collective quest for ethical India or Naitik Bharat. That's why I feel that it's an important book to read, to be read, because the person who has written this book is known for his integrity, commitment to the cause of the nation, and also who followed ethics during his service in public life. अब खबरें सेहत से जुड़ी हुई। दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला मामला प्रकाश में आया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में पहले ओमिक्रॉन मामले का पता चला है। मरीज को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो तंजानिया से लौटा था। अभी तक 17 पॉजिटिव पेशेंट्स एलएनजेपी में भर्ती किए गए हैं। जो भी पॉजिटिव आता है उसको सीधा एलएनजेपी में भर्ती किया जाता है। साथ में 6 उनके कॉन्टैक्ट्स, मतलब 23 लोग हो गए, 6 कॉन्टैक्ट्स जैसे फैमिली मेंबर्स हैं, तो वो साथ में हैं। उनको टेस्टिंग के लिए इनकी रिपोर्ट के इंतजार किया जा रहा है। टेस्टिंग दोबारा कराई गई है। 17 जो पॉजिटिव हैं उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई, तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है और एक उसमें से
जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है, तो उसके कल प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर वो पॉजिटिव है ओमिक्रॉन से। और महाराष्ट्र में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। मुंबई से सटे डोंबिवली में एक 33 वर्षीय व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से दुबई और दिल्ली के रास्ते मुंबई आए थे। वो मरीज को हल्का बुखार और खांसी था, जिसकी वजह से उनकी कोविड की जांच हुई है। जांच में वे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग परीक्षण से पता चला है कि वो ओमिक्रॉन संस्करण से संक्रमित थे। उनका कोविड केयर सेंटर में इलाज चल रहा है। उनके उच्च जोखिम वाले संपर्कों में से 12 और कम जोखिम वाले संपर्कों में से 23 व्यक्तियों का परीक्षण किया गया है। 1 दिसंबर से राज्य के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर 3837 नागरिकों की स्वैब ली गई है। इनमें से 6 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी की रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग परीक्षण के लिए दी गई है। और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीनेशन अभियान रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच टीकाकरण अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। शनिवार को देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना रोधी टीका लगाया गया। इसी के साथ देश में टीकाकरण का आंकड़ा 127 करोड़ को पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर कहा, हर घर दस्तक अभियान के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान जवाद कमजोर पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जवाद के आज दोपहर के करीब ओडिशा के तटीय इलाकों तक पहुंचने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय क्षेत्र में रविवार सुबह से दोपहर तक हवा की रफ्तार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। दोपहर बाद इसके कम होने की संभावना जताई जा रही है। तूफान के कारण आंध्र प्रदेश और ओडिशा के सभी क्षेत्र में बारिश हो सकती है, जो सोमवार को भी कई क्षेत्रों में जारी रहेगी। बंगाल की खाड़ी में तूफान की वजह से मछुआरों को एहतियातन वापस बुलाया गया है और अगले 2 दिनों तक उन्हें समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। एनडीआरएफ, नेवी और तट रक्षक बल सहित अन्य सभी संबंधित इकाइयां किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद हैं। इसके लिए एनडीआरएफ की 64 टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें से 12 टीम रिजर्व हैं। और नई दिल्ली में आज स्वर्णिम हिमाचल महोत्सव के अंतर्गत राजघाट से हिमाचल भवन तक रन फॉर हिमाचल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है जो प्रदूषण से मुक्त है। आज यहाँ बैठ करके आप दिल्ली में कितना ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है, क्या है हमारा पोल्यूशन, इसकी चिंता करते हैं। लेकिन हिमाचल में जब जाते हैं तो आपको आसमान जितना नीला दिखता है, बाहर से लोग आके बोलते हैं ऐसा नीला आसमान देखा ही नहीं। तो ये ईश्वर का आशीर्वाद है, ये हमारा योगदान नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद है। इसलिए जिसको भी हिमाचल में जन्म लेने का मौका मिला है, उसको ईश्वर को 100 बार नमस्कार करना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए कि वो हिमाचल में। ये देवी देवताओं का प्रदेश है। हर जिले में हमारे यहाँ देवी देवता वास करते हैं, हर जगह हर गांव में देवी देवता वास करते हैं। उससे प्रेरणा लेते हुए देश में अपने आप को जोड़ते हुए आगे बढ़े, इसके लिए हम काम करें, ये हमारा आपसे निवेदन है। कार्यक्रम को अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की लोगों की ईमानदारी के कारण सभी लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है। हिमाचल प्रदेश में देश का शायद ही कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो हिमाचल प्रदेश में नहीं बन रहा। छोटा सा प्रदेश है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको देने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है, कोई कमी नहीं छोड़ी। जो मांगा वो दिया है। आदरणीय नड्डा जी मंच पर बैठे हैं। नड्डा जी जब स्वास्थ्य मंत्री बने तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के लिए हमारा एम्स अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, पीजीआई हो, बड़े बड़े अस्पताल हो, मदर एंड चाइल्ड अस्पताल की बात हो, किसी तरह से स्वास्थ्य केंद्रों की कोई कमी नहीं छोड़ी। तो आदरणीय नड्डा जी ने हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी, सब कुछ मंजूर करने का काम किया है। और लोक सेवा समिति के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लोकसभा अध्यक्ष संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं ले चलते हैं।
संसद की समितियां हो, राज्य की समितियां हो, उन समितियों के माध्यम से जनता में पारदर्शिता आए, जनता का कल्याण हो सके, सामाजिक आर्थिक बदलाव ला सके, इसके लिए इस यात्रा में हमने बहुत काम किया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संसदीय समितियां शासन की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस 2 दिवसीय अधिवेशन में 4 सत्रों में व्यापक चर्चा हुई है, संवाद हुआ है और भविष्य में इन समितियों पर आने वाली चुनौतियों पर व्यापक कार्य योजना बनाने के निर्णय और फैसले भी हुए। लोक लेखा समिति संसद और विधानमंडल की सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है। ये समिति केवल इस देश में नहीं, विश्व के अधिकतम लोकतांत्रिक देशों के अंदर लोक लेखा समिति वहां की संसदीय प्रणाली के अंदर सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है। ये समिति जहां देश और राज्य के वित्तीय संसाधनों का समुचित उपयोग हो, वित्त शासन में पारदर्शिता रहे, जनता के धन का सदुपयोग हो और उसका नियोजन ठीक हो, इसको देखने की जिम्मेदारी भी समिति की है। समिति इस बात को भी देखती है कि जो जनता का धन है, जो समाज कल्याण की योजनाओं में लगाया गया है, उन योजनाओं के माध्यम से समाज के आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, ये काम भी इन समितियों के माध्यम से देखा जाता है। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब राज्यों का और देश का बजट 75 वर्ष की यात्रा में बहुत बड़ा है, तो इन संसदीय समितियों की जिम्मेदारी भी बड़ी है, प्रासंगिकता की बड़ी है, इनका काम भी बड़ा है और इसीलिए इन समिति के कार्यों का ठीक से एग्जीक्यूशन हो, जो योजनाएं के लिए धन आवंटित किया गया है, उस आवंटित धन का हम ठीक से निगरानी कर सकें ताकि विकास में गया हुआ धन का ठीक से उपयोग हो सके, ये समिति की जिम्मेदारी है। साथियों, इस 75 वर्ष की यात्रा में देश में व्यापक बदलाव हुआ है। राज्य और देश ने समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए सामाजिक कल्याण की योजनाओं के माध्यम से व्यापक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने के लिए काम किया है। और आज यही कारण है कि जहां एक धन का हिस्सा विकास की योजनाओं में लगता है, उतना ही धन का विकास के साथ साथ लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन करने के लिए भी लाया जाता है। लेकिन इस समिति की और जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि हम समय समय पर किस योजनाओं के माध्यम से लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन आया, इसके लिए भी इस समिति को समय समय पर प्रत्यक्ष रूप से जो स्टेक होल्डर हैं, जो इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उनसे प्रत्यक्ष संपर्क बनाकर फील्ड में जाकर भी इन समितियों को व्यापक गहन विचार विमर्श और जांच करने की आवश्यकता है, ताकि हम उन योजनाओं के अंदर दिए गए धन का सही नियोजन हो और उसका अपव्यय न हो, इसका काम भी देखने का इस समितियों का है। साथियों,
देश के अंदर हो चाहे राज्य विधानमंडलों के अंदर हो, जब से संसदीय समितियां बनी हैं, मैं कह सकता हूं ये मिनी संसद के रूप में काम करी। इन संसदीय समितियों में चर्चा जो विमर्श होता है, मंथन होता है, वो राजनीति से ऊपर उठकर होता है। सभी दल के लोग रहते हैं और सभी दलों के लोगों का ये प्रयास होता है कि इन संसदीय समितियों के माध्यम से हम किस तरीके से हमारा राष्ट्र के प्रति जो दायित्व निभा सकते हैं, किस तरीके से समाज के अंदर व्यापक परिवर्तन कर सकते हैं, इसके लिए संसदीय समितियां व्यापक रूप से काम कर रही है। इन संसदीय समितियों की जो सिफारिशें होती है, उन सिफारिशों को भी सरकार मानती है, क्योंकि संसदीय समितियां डायरेक्ट सीधा संपर्क करती है। चाहे विधेयक बनाने में हो, विधेयक बनाने के लिए जब कानून बनता है उसके लिए भी कानून के पढ़ने वाले प्रभाव के पढ़ने वाले लोगों से चर्चा करती है, संवाद करती है, ताकि कानून सही बने। इसके लिए भी संसद हो या राज्य की स्टैंडिंग कमेटियों का बहुत बड़ा रोल आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर है। तो लोक लेखा समिति के शताब्दी समापन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि लोक लेखा समिति विधानमंडलों की सबसे अहम समिति है। राज्य के वित्त संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए समिति काम करती है। 2 दिवसीय इस अधिवेशन में विकास कार्यों पर होने वाले खर्च पर व्यापक चर्चा हुई। तो इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।